हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर 1503। भारत में वर्ष 1503 में पहला यूरोपीय किला किसने बनाया था? डच ने बनाया था, ब्रिटिश ने बनाया था, फ्रेंच ने बनाया था या पोर्तुगीज़ ने बनाया था? तो किसने बनाया था? इसे पोर्तुगीज़ ने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड वास्को ड गामा लैंड इन कैलिकट? वास्को ड गामा किस वर्ष कैलिकट पहुंचे थे? 1442 में, 1472 में, 1458 में या 1498 में? तो वो 1498 में पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ गोवा फाउट? तो किस वर्ष में बैटल ऑफ गोवा लड़ा गया था? 1502, 1514 में, 1510 या 1524 में? तो बैटल ऑफ गोवा जो है वो 1510 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बाबर ने की थी, वास्को डी गामा ने किया था, या फिर गैलीलियो ने किया था, या फिर फेरोंडोज ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन 1498? यही क्वेश्चन नंबर 4 ही रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया इन 1498? तो 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया पहुंचे थे तो वो किस जगह पे पहुंचे थे? मद्रास में पहुंचे थे, कलकत्ता में पहुंचे थे, कैलिकट में पहुंचे थे, या फिर बॉम्बे में पहुंचे थे? तो वो कैलिकट में पहुंचे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज वॉज अ पोर्तुगीज कॉलोनी टिल 1954? तो 1954 तक कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जो पुर्तगीज कॉलोनी रहा था? लक्षद्वीप था वो, दादर या नगर हवेली था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थे, या फिर पुडुचेरी था? तो वो दादर और नगर हवेली था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा वर बिल्ड बाय? तो गोवा के चर्चेस और जितने कॉन्वेंट्स हैं वो किन के द्वारा बिल्ड किया गया? ब्रिटिश के द्वारा किया गया है, डच के द्वारा किया गया, या फिर पुर्तगीज़ के द्वारा किया गया है, या मुगल्स के द्वारा किया गया है? तो अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा कि कितने लंबे समय तक पुर्तगीज़ लोगों का कैप्चर था, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज कैप्चर गोवा? तो पुर्तगीज ने गोवा को किस साल में, यानी किस वर्ष में कैप्चर किया था? 1610 में किया था, 1510 में किया था, 1540 में किया था, या 1475 में किया था? तो पीछे अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि बैटल ऑफ गोवा जो है वो कब हुआ था, तो वो 1510 में हुआ था। तो यही 1510 में ही पोर्तुगीज लोगों ने गोवा पे कैप्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, is an act of the Parliament of the United Kingdom that partitioned British India into two new independent dominions of India and Pakistan in 1947। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का कौन सा एक्ट था जिसने इंडिया और पाकिस्तान को 1947 में इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाया था? ठीक है, तो ये रॉबर्ट एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट था? तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, जिसने इंडिया और पाकिस्तान को 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिराइव फ्रॉम। सो हमारे संविधान का लार्ज पार्ट, स्पेशली जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे संविधान का, वो जनरली कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो 1935 में जो एक्ट आया था वहाँ से ड्राइव किया गया है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लार्ज पार्ट, यानी कि या फिर कहिए कि स्ट्रक्चरल पार्ट, वो वहीं से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज कंसीडर्ड एज द
प्रिकर्सर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान का पूर्ववर्ती माना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया टू अनदर। मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो आया था तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनीज के रूल को और कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया था? 20 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 15 सालों के लिए या फिर 20 सालों के लिए, सॉरी 10 सालों के लिए। तो ये 20 सालों के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। By which of the following acts was the bicameral legislature introduced at the central level of India? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय स्तर पर पूछा गया है? तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर शुरू किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, रेगुलेशन एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। विधानसभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के तहत मान्यता प्राप्त हुई थी। तो कौन से धारा के तहत मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 6 क्लॉज 2 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ब्राउट अबाउट डुअलिज्म इन द प्रोविंसेस। तो भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में डुअलिज्म शासन प्रणाली लागू की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1923, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का दूसरा नाम क्या है? बिग क्रंच, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोस या सुपरनोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डैश इज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस दैट स्टडीज द ऑरिजिन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। तो वह विज्ञान की शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंतिम दिशा का अध्ययन करती है। तो वो क्या है? ब्रोमेटोलॉजी है, एक्रोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है या फिर डिस्मोलॉजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। तो किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिर स्थिति यानी स्टेडी स्टेट की अवधारणा दी थी? हेरोल्ड ने दिया था, एडविन हबल ने दिया था, सिमोन लैपलेस या फिर फ्रेड होयल ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेड होयल। इन्होंने ही ब्रह्मांड की स्थिर स्थिति की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर मेड अप ऑफ। तो ग्रेट बियर नक्षत्र कितने उज्जवल सितारों से मिलकर बना है? 9 सितारों से मिलकर बना हुआ, 5 सितारों से मिलकर बना हुआ, 7 सितारों से मिलकर बना हुआ या फिर 3 सितारों से मिलकर बना हुआ। तो ये 7 सितारों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। इन 1950 विच रशियन एस्ट्रोनॉमर रिवाइज द नेबुला हाइपोथेसिस प्रोपोजिंग दैट द सन इज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला consisting mainly of hydrogen and helium as well as dust। 1950 में किस रशियन एस्ट्रोनॉमर ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य एक ऐसी सौर निहारिका से घिरा है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और धूल है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? विक्टर सेफ्रोनोव, नॉम एडल्सन, जॉर्ज गैमो, ऑटो श्मिड।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर सैफरोनोव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन? सो निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? प्रॉक्सिमा है, सीरियस है, डेनेब है या फिर बेटलग्यूस है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रॉक्सिमा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये जो है सूर्य से सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार? तारे का रंग निम्न में से किस बात को दर्शाता है? वेट को दर्शाता है, डिस्टेंस को दर्शाता है, टेम्परेचर को दर्शाता है या फिर साइज को दर्शाता है? तो ये टेम्परेचर को दर्शाता है। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम? तो हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है, बीटा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है या फिर बर्नार्ड है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, द कैंस्टिलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्न्स एज द? तो सप्तऋषि नक्षत्र को पश्चिमी देशों में किस नाम से जाना जाता है? सेवन मॉन्क्स, अल्फा सेंचुरी, बिग डिपर या फिर स्मॉल बियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिग डिपर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग इट विल टर्न इनटू अ? इधर यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा हो परंतु उससे 2 गुना बड़ा ना हो तो वह किस में बदल जाएगा? वो पल्सर में बदल जाएगा, मैक्सिमा में बदल जाएगा, एवेंजर में बदल जाएगा या फिर डिस्कवर में बदल जाएगा? तो वो पल्सर में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डिडक्टिंग पर्सनल इनकम टैक्सेस? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी व्यक्ति द्वारा सभी स्रोतों से कर कटौती से पहले अर्जित कुल आय को दर्शाता है? डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम या फिर ग्रॉस इनकम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस इनकम, यानी सकल आय। क्वेश्चन नंबर 28, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम NNP एट मार्केट प्राइस? तो राष्ट्रीय आय के अनुमान में निम्न में से किस आइटम को बाजार मूल्य पर NNP से घटाया जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, depreciation, net product taxes and net production tax, depreciation and net product tax? तो इसका सही आंसर हो जाएगा depreciation। क्वेश्चन नंबर 29, it may be tempting to consider a country's higher level of GDP, gross domestic product, as an index of the relative well-being of that country's people, but there are some reasons due to which this may not be correct. Which of the following is not one of these reasons? So किसी देश की अधिक GDP को उसके नागरिकों की समृद्धि का संकेतक मानना आकर्षक हो सकता है, लेकिन कुछ कारणों से यह सही नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इनमें शामिल नहीं है? लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। इसका इकोनॉमी से कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी? किस विधि का उपयोग अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या फिर इनकम मेथड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब कल के वीडियो में। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।